Hello everybody and welcome back to my channel. I am to cover a poem from your paper named 14th to 17th Century English Poetry of second semester BA English Honors. और उससे पहले हम पोएम को शुरुआत let's start the poem which is The Passionate Man's Pilgrimage by Walter Raleigh. जैसा हम हमेशा करते हैं we start by knowing the author, so let's do that. कि जो सर वॉल्टर रेली हैं ये एक इंग्लिश राइटर थे, लाइक अपने टाइम पे पोएट, सोल्जर, कॉटियर और इवन एक बहुत बड़े एक्सप्लोरर थे। एलिजाबेथन एरा के ये एक पोएट थे एंड इन्होंने ना बहुत सारे फेमस लाइक इधर उधर जगहों पे अमेरिका में घूमे हुए हैं। लाइफ में एक बार इनके साथ ऐसा भी हुआ था कि ये जेल में चले गए थे किसी गलत फहमी की वजह से, वो भी दैट जेल वाज इन टावर ऑफ लंदन। इन्होंने कई रिलीजियस और फिलोसफिकल पोएम्स लिखी हैं जिनका जो थीम है ना वो हमेशा डेथ, सोल और सेल्वेशन के इर्द गिर्द घूमता रहता है। ये जो पोएम हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पैशनेट मैन्स पिलग्रिमेज, इसे ऐसा माना जाता है कि जो ऑथर हैं इन्होंने उन दिनों पे लिखा था जब इनकी जिंदगी के कुछ आखिरी दौर चल रहे थे, तो ऐसा माना जाता है। और अगर हम इस पोएम की बैकग्राउंड के बारे में बात करें ताकि हम अच्छे से समझ पाएंगे तो ये है कि इस पोएम को एक क्रिश्चियन पिलग्रिम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है और इसमें हम देखेंगे कि जो राइटर है कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं इस वर्ल्ड को छोड़ के एक नई फाइनल जर्नी को बिगिन करने का, वो है अर्थ से हेवन की तरफ। और इसमें ना पोएट ने बहुत सारे मेटाफोर यूज करे हैं इस रास्ते को दिखाने के लिए, इस पिलग्रिमेज को दिखाने के लिए और बताने के लिए कि आत्मा का जो जर्नी है वो कैसा होता है डेथ के बाद। और हमें ये भी पता चलता है कि यहाँ पे जो पोएट हैं ये डेथ को एज अ फियर, एज अ डर नहीं देखते हैं कि मुझे डर है इससे या मुझे मंजूर नहीं है ये मौत, ऐसा नहीं देखते हैं, बल्कि इसे देखते हैं और हमें बताते हैं कि ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है किसकी तरफ, शांति की तरफ, सैल्वेशन की तरफ और एटर्नल जॉय की तरफ। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें इस पोएम के थ्रू हमें पोएट बताना चाहते हैं। लेट्स स्टार्ट द लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम एंड लेट मी रिसाइट द लाइन्स फर्स्ट। सो द पोएम गोज लाइक, give me my scallop cell of quiet, my staff of fate to walk upon, my script of joy immortal dight, my bottle of salvation, my gown of glory, hope's true gaze, and thus I'll take my pilgrimage. So this is the first 6 line of the poem and इसमें जो स्पीकर है ना ये ही इज आस्किंग फॉर स्पिरिचुअल टूल टू बिगिन हिज फाइनल जर्नी। नाउ ये एक टूल का डिमांड कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कैसा टूल, वो कोई आम टूल नहीं बल्कि स्पिरिचुअल टूल। क्या करने के लिए, अपने फाइनल जर्नी को कंप्लीट करने के लिए। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जो ऑथर है हमारे ये पोएम लिख रहे हैं जब उनकी जिंदगी का कुछ आखिरी दौर चल रहा है और बिल्कुल वो उसी हिसाब से अपने पोएम को प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं कि मुझे ना कुछ स्पिरिचुअल टूल्स की ज़रूरत है ताकि मैं अपने इन फाइनल जर्नी को, यानी अपना अर्थ से जो हेवन का जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी है आफ्टर डेथ वाली, उसके लिए ना मुझे कुछ टूल्स चाहिए। कौन कौन से टूल? पहला ये बोल रहे हैं स्कैलप सेल ऑफ क्वाइट, यानी ये एक सिंबल होता है जिसे सारे पिलग्रिम्स कैरी करते हैं जब वहां जाते हैं और ये रिप्रेजेंट करता है पीस और साइलेंस को, तो ये इसकी डिमांड करते हैं। दूसरी चीज इज आस्किंग फॉर अ फेथ, तो फेथ यानी एक उम्मीद होना ना, एक विश्वास होना मन में बहुत जरूरी होता है। जब आप कोई भी नया काम करो या फिर नई शुरुआत करो तो वो विश्वास होना बहुत जरूरी है। तो ये उस फेथ को डिमांड कर रहे हैं कि इन्हें वो सपोर्ट कर सके जिस जर्नी पे ये निकलने वाले हैं। आगे ही इज आस्किंग फॉर अ स्क्रिप्ट ऑफ जॉय इमॉर्टल डाइट। सो स्क्रिप्ट का मतलब होता है अ स्मॉल बैग, यानी एक छोटा बैग जो खुशियों से भरा हो, ये इसका डिमांड कर रहे हैं। और स्पिरिचुअल फूड या बोलो इमॉर्टल डाइट, यानी एक ऐसा खाना जो बहुत लंबे समय तक टिक सके। आगे इज आस्किंग फॉर बॉटल ऑफ सेल्वेशन। तो सैल्वेशन का मतलब होता है बीइंग सेव्ड बाय गॉड एंड जैसा कि ये बता रहे हैं कि एक
पानी को बॉटल प्रोटेक्ट करता है, मैं भी चाहता हूँ कि भगवान मुझे प्रोटेक्ट करे, लाइक अ बॉटल ऑफ सैल्वेशन। आगे ही इज आस्किंग गाउन ऑफ ग्लोरी, यानी ही वांट्स टू वियर दिस गाउन टू रॉब ऑफ हेवनली ग्लोरी, यानी वहां ये पहनना चाहते हैं। फिर होप टू गेज, यानी दिस इज अ सिंबल और अ प्रूफ ऑफ होप, यानी उम्मीद। एक नए रास्ते पे ना इन्हें उम्मीद की भी बहुत ज़रूरत है। तो ये सारे इनके स्पिरिचुअल टूल्स हैं जो ये डिमांड कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि मुझे चाहिए। और फिर आगे बोलते हैं कि अगर ये मेरे पास जितने भी टूल्स मैंने मेंशन किए कि मेरे पास मिल गई ना, या फिर मेरे पास आ गई ना, तो मैं रेडी हूँ इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए, इस अपने स्पिरिचुअल जर्नी को जो कि हेवन के टुवर्ड्स मुझे ले जाएगा, मैं बिल्कुल रेडी हूँ इसके लिए। आगे की लाइंस में लेट मी रीड दैट, क्या बोलते हैं ये कि ब्लड मस्ट बी माई बॉडीज बार्मर, नो अदर बार्म विल देयर बी गिवन, wilts my soul like a white palmer travel to the land of a heaven, over the silver mountains where spring the nectar fountains, and there I'll kiss the bowl of bliss and drink my eternal feel on every Mycan hill. My soul will be a drive before, but after it will never thirst more. तो यहाँ पे जो स्पीकर है बताते हैं कि इनका जो बॉडी है ना एक ब्लड से प्रिजर्व्ड है। बोलते हैं कि मेरा बॉडी ब्लड से प्रिजर्व्ड है, ना कि ये अर्थर्ली परफ्यूम या बाम, ये जो अर्थ की मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं इनसे नहीं प्रिजर्व्ड है, मेरा बॉडी ब्लड से प्रिजर्व है। तो यहाँ पे ना ये माइट ऐसा हो सकता है कि ये डिनोट करना चाहते हैं, क्योंकि जैसे ही मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये जो पूरा पोएम है, ये जो पूरा पिलग्रिमेज जर्नी है, ये क्रिश्चियन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है। तो मे भी ये यहाँ डिनोट करना चाहते हैं क्रिस्ट ब्लड सेक्रीफाइस को, जो इनके सोल को प्योरीफाई कर देगा ऑन अ वे। फिर ये ना अपने सोल को कंपेयर करते हैं वाइट पामर से। वाइट पामर यानी इट्स लाइक अ वाइट ड्रेस और इट्स अ सिंबल ऑफ प्योरिटी। तो जो हेवन में पहन के जर्नी करना होता है तो उससे ये कंपेयर करते हैं। फिर ये इमेजिन करते हैं कि इन्होंने ना सिल्वर माउंटेन और नेक्टर फाउंटेन यानी सिल्वर माउंटेन को क्रॉस करके एंड पहुंच गए हैं नेक्टर फाउंटेन, एंड दीज आर द सिंबल, एंड थ्रू दिस पोएट वांट्स टू सिंबलाइज हेवनली जॉय एंड स्वीटनेस। कि कितना अच्छा महसूस हो रहा है जब मैं ये ट्रैवल करके यहाँ नेक्टर फाउंटेन पे पहुंच गया हूँ। आगे बोलता है कि जब मैं वहां पहुंच जाऊंगा ना, मैं बाउल ऑफ ब्लिस पीऊंगा, और दैट इज शोइंग कि ये वहां के एटर्नल हैप्पीनेस को एंजॉय करेंगे। फिर ये बोलते हैं कि वहां पहुंचने से पहले जो मेरा सोल है, मेरा जो आत्मा है, वो काफी भूखा था, लेकिन जब मैं वहां जाऊंगा और वहां जाके मैं ये हेवनली जॉय को पी लूंगा तो ऐसा होगा कि मेरे को फिर से ना कभी ये भूख, जो स्पिरिचुअल थर्स्ट है ना, ये कभी वापस नहीं आएगी, क्योंकि वो इतना पीसफुल होगा, इतना प्यारा होगा, वो मुझे एटर्नल हैप्पीनेस देगा। आगे ये बोलते हैं द मिल्क एंड हील यानी प्योर वाइट नरिशिंग, ये एक सिंबॉलिक इमेज है एटर्नल पीस को दिखाने के लिए और फुलफिलमेंट की, जो इनका हेवन में, मतलब ये जो इनकी एटर्नल पीस है वो हेवन में फुलफिल हो रही है। आगे की लाइंस है एंड बाय द हैप्पी ब्लिसफुल वे मोर पीसफुल पिलग्रिम्स आई शैल सी that have shook off their gowns of clay and go apparelled fresh like me. I'll bring them first to slake their thirst and then to taste those nectar circuits at the clever wells where sweetness dwells, drawn up by saints in crystal bucket. तो यहाँ पे जैसा मतलब ये डिस्क्राइब कर रहे हैं कि मैं अपना जो जर्नी है वो कंटिन्यू करूंगा, स्पिरिचुअल जर्नी। और ये बोलते हैं कि जो वॉक है ना, मतलब जिस रास्ते से मैं जाऊंगा वो खुशी का रास्ता होगा, वो ब्लेस्ड पाथ होगा। जो रास्ता मैं हेवन की तरफ चूज कर रहा हूँ वो रास्ता ही इतना खूबसूरत होगा, प्यारा होगा, हैप्पी होगा, ब्लेस्ड होगा। और रास्ते में ना साथ साथ ये केवल अकेले सोल नहीं होंगे जो इस जर्नी के लिए जा रहे होंगे, वहां पे ये बाकी और भी कई पीसफुल सोल से मिलेंगे जो इनके ही तरह पिलग्रिम्स होंगे।
तो जो ऑथर है वो बोलते हैं दीज सोल्स, यानी जो सोल्स इनके साथ आए हैं बाकी पिलग्रिम्स, दे हैव सुक ऑफ देयर गाउन्स ऑफ क्ले। तो यहाँ सबसे पहले आप क्ले का मतलब समझो। आपने अपने बड़ों से ये जरूर सुना होगा कि ह्यूमन बॉडी मिट्टी से बनी है, और ऐसा भी सुना होगा कि एक दिन तो इस मिट्टी को मिट्टी में ही मिल जाना है। तो ऑथर बिल्कुल उसी बात को बता रहे हैं कि कैसे ये और बाकी पिलग्रिम्स अपने फिजिकल बॉडी को अर्थ पे छोड़ के ये लोग हेवन के लिए निकल गए हैं, और यहाँ पे आके उन्होंने फ्रेश और प्योर एक कपड़ा पहन लिया है। जिस तरह से स्पीकर ने पहना है वैसे ही बाकी पिलग्रिम्स ने भी पहन रखा है, और ये कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल ग्लोरी को दिखा रहा है। आगे ये बोलते हैं कि ये खुद बाकी पिलग्रिम्स को गाइड करेंगे उनकी इस प्यास को बुझाने के लिए। कौन सी प्यास? इस स्पिरिचुअल थर्स्ट को बुझाने के लिए, और ये हेवनली क्या खुशी होती है ये इन्हें बताएंगे। फिर जो स्पीकर है इन्होंने डिस्क्राइब करा है कि ये जो हैप्पीनेस है, ये जो जॉय है, इसे एज अ नेक्टर सर्किट। नेक्टर सर्किट यानी एक स्वीट हेवनली ड्रिंक जो कि सिंबलाइज कर रहा है डिवाइन हैप्पीनेस और ब्लेसिंग। और ये जो ड्रिंक है ना, ये क्लियर वेल से आया है, मतलब एक प्योर प्लेस से आया है जहाँ पे स्वीटनेस पाई जाती है, जहाँ पे जॉय, पीस और लव पाया जाता है। आगे जो स्पीकर हैं ये बताते हैं कि केवल ऐसा नहीं है कि ये पानी प्योर जगह से आया है, जो ये पानी को हैंडल करते हैं, देख रेख करते हैं, वो लोग भी, वो भी सेंटिनली बीइंग्स हैं हेवन में। आगे की लाइंस क्या है? And when our bottles and all we are filled with immortality, then the holy path we'll travel, strewed with a rubies thick as gravel, ceiling of a diamond, sapphire floors, high walls of coral and pierce balls। मतलब इन लाइंस में आप लोग देखना कि जो हेवन की खूबसूरती को स्पीकर ने डिस्क्राइब करा है। यहाँ पे स्पीकर इमेजिन कर रहे हैं एक ऐसा मोमेंट जब दूसरा स्पीकर जो है वो उसको कंप्लीटली इमोर्टैलिटी मिल जाएगी, यानी उनका जो सोल है वो पूरी तरह से ब्लेस्ड हो जाएगा, उसे इटर्नल लाइफ और डिवाइन एनर्जी सब कुछ मिल जाएगा। और यहाँ पे जो बॉटल है ना वो रिप्रेजेंट करता है स्पिरिचुअल कंटेनर और सेल्स, यानी किस तरह से एक इंसान को जब एक स्पिरिचुअल वो मिल जाती है, वो इमोर्टैलिटी मिल जाती है, वो ब्लेसिंग मिल जाती है, तो वो कैसा फील करता है। अब ये बोलते हैं कि एक बार जब एक इंसान को जब भी किसी को ये इटर्नल स्पिरिचुअल जॉय मिल जाए ना, तो ये इस होली पाथ से ट्रैवल करेंगे और ये हेवन का पाथ होगा। और इन्हीं रास्ते को, मान लो किसी को वो मिल गया स्पिरिचुअल इमोर्टैलिटी और वो अच्छी चीज जिसे चाह रहे हैं स्पीकर, वो मिल गया किसी को, तो वो जो रास्ता ट्रैवल करेंगे ना उसे इन्होंने डिस्क्राइब करा है कि कैसे बोलते हैं कि ये रास्ता केवल अमीर ही नहीं है बल्कि काफी ब्यूटीफुल है, ये रूबीज से कवर है, यानी और ये बिल्कुल ऐसा बिखरा बिखरा नहीं है, सब कुछ इतने प्यारे तरीके से सजाया गया है इस रास्ते में, बिल्कुल सब कुछ अच्छे तरीके से सजाया गया है। यहाँ की जो सीलिंग्स है ना वो डायमंड से बनी हुई है, यहाँ की फ्लोर सफायर से बना हुआ है जो कि प्रेशियस ब्लू स्टोन है, यहाँ की वॉल्स कोरल से बनी है, और ये दे आर लाइक सेल्टर्स और आर्क वॉकवे जो कि मोतियों से बनी हुई हैं। मतलब यहाँ की रिचनेस को दिखा रहे हैं स्पीकर की हेवन इतना खूबसूरत जगह है, यहाँ पे ये सारी चीजें इस्तेमाल की गई हैं इसे बनाने के लिए। और ये दिखाता है कि जो हेवन है ना, इसे जो स्पीकर है वो इसे इमेजिन करते हैं एज अ अनइमेजिनेबल ब्यूटी, जो कि ना कि केवल रिच है बिल्कुल फिजिकल ट्रेजर से, बल्कि यहाँ पे स्पिरिचुअल परफेक्शन भी है, यहाँ पे पीस भी है। आगे की लाइंस है, फ्रॉम थेंस टू हेवंस ब्राइबलेस हॉल वेयर नो करप्टेड वॉइसेस ब्रॉल, नो कंसाइंस मोल्टन इनटू गोल्ड, नो फर्स्ट एक्यूजर बॉट एंड सोल्ड, नो कॉज deferred nor when spent journey, for there Christ is the King attorney, who pleads for all without degrees, and he hath angles but no fees. When the grand 12 millions jury of our sins and sinful fury, 'gainst our soul black verdicts given, Christ pleads his death and then we leave. Be thou my speaker, tentless pleader, unbolted Lord, true preceder.
Thou movest salvation even for arms, not with the bright lawyer's palms. तो देखो इन सारे लाइंस में ना जो स्पीकर है वो बताएंगे कि कैसे हेवन अर्थ से डिफरेंट है। ये यहाँ बताते हैं, पॉइंट बताते हैं कि हेवन एक ऐसा जगह है ना जहाँ पे करप्शन और ब्राइबरी जैसी चीजें, छल कपट, चोरी, ये सब तो होती ही नहीं है। यहाँ पे कोई भी लोग एक दूसरे से अनफेयरली आर्ग्यू नहीं करते हैं और कोई लोग झूठ नहीं बोलते हैं मात्र जीतने के लिए। यहाँ पे पैसों से लोग बिक नहीं जाते हैं और यहाँ पे फॉल एक्यूजेशन को तो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। आगे जो स्पीकर है वो कंपेयर कर रहे होते, लाइक कंपेयर नहीं बस बताते हैं एक तरह से कि यहाँ पे तो जस्टिस, हेवन में तो जस्टिस कभी डिले ही नहीं होता है। जो क्रिस्ट है इन्हें डिस्क्राइब करा गया है एज अ परफेक्ट लॉयर जो हर किसी को इक्वली डिफेंड करते हैं, किसी में छोटा और बड़ा का फर्क नहीं रखते हैं। ये लोगों से प्लीड इवन करते हैं कि ऐसा नहीं है कि ये लोगों से बोलते हैं कि मुझे घूस चाहिए अगर मैं कोई आपको स्पेशल क्वालिफिकेशन दे दूं या उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा पेमेंट चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है हेवन में। इवन दो आवर सीन्स एक्यूजर्स लाइक अ ह्यूजरी, यानी यहाँ पे स्पीकर बता रहे हैं कि कैसे जो क्रिस्ट है खुद सेक्रीफाइस करके लोगों की लाइफ को सेव कर देते हैं। आगे पॉइंट बताते हैं और इवन आगे पॉइंट क्रिस्ट से बात करते हैं और बोलते हैं कि आप भी मेरे डिफेंडर बनना, जो मुझे सेल्वेशन आपके द्वारा ही मिलेगा और सेल्वेशन को कभी चोरी या छल कपट से नहीं लिया जा सकता है। इसे क्रिस्ट प्योर जस्टिस, यानी क्रिस्ट के प्योर जस्टिस जब वो खुद देना चाहेंगे ना तभी दे पाएंगे। आगे की लाइन्स है, एंड दिस इज माई एटर्नल प्ली टू हिम दैट मेड हेवन अर्थ एंड सी, सीइंग माई फ्लैश मस्ट डाई सो सून एंड वांट अ हेड टू डाई नेक्स्ट मून। समझ आ रहा है, यहाँ पे जो स्पीकर है ये भगवान से आखिरी प्ली कर रहे हैं। बोलते हैं कि आप क्रिएटर हो हेवन अर्थ और सी के और मैं आपसे ये प्ली कर रहा हूँ। क्या देखते हैं, जस्ट एट द स्ट्रोक व्हेन माई वेन स्टार्ट एंड स्प्रेड सेट ऑन माई सोल एन everlasting head, then am I ready like a palmer feet to treat those blessed paths which before I read। यानी यहाँ पे जो पोएट है एक लाइफ लॉन्ग प्रेयर कर रहे हैं भगवान से, क्रिएटर से, जो हर चीज के क्रिएटर है। वो उन्हें एक्नॉलेज कर रहे हैं कि जो मेरा बॉडी है ना, मेरा फिजिकल बॉडी, जैसा कि हमने पढ़ा था कि राइटर अपने आखिरी दिनों में ये पोएम लिख रहे हैं, तो वो बोलते हैं कि मेरा ये फिजिकल बॉडी तुरंत ही खत्म होने वाला है, तुरंत ही हो सकता है मेरी डेथ हो जाए और मेरी ये बॉडी डाई कर जाएगी और मेरा जो सोल है ना, मेरी जो आत्मा होगी ना, उसे एक गाइडेंस की जरूरत होगी, उसे एक लीडरशिप की जरूरत होगी। और यहाँ पे हेड का मतलब जो लाइन में यूज हुई है उसका मतलब है परमानेंट लीडर, और वो बोलते हैं कि क्रिस्ट आप मेरे परमानेंट लीडर बनोगे एंड आप मेरे प्रोटेक्टर बनोगे इस सोल के जब मेरी मौत हो जाएगी। और एक बार जब मैं आपका गाइडेंस ले लूंगा मैं रेडी रहूंगा, मैं इस पिलग्रिम पे जाने के लिए मैं बिल्कुल रेडी हूँ। इस ब्लेस्ड रास्ते पे जो मैंने हेवन को डिस्क्राइब करा है अपने पोएम में, उस रास्ते पे तो मैं बिल्कुल रेडी हूँ। लेकिन आपको ये ऐसा बोलना होगा कि आप गाइड कर रहे हो मुझे, मैं आपके गाइडेंस में ये करना चाहता हूँ। और कुछ इस तरह ये पोएम खत्म हो जाती है। इस पोएम का थीम है स्पिरिचुअल जर्नी एंड सैल्वेशन। आपने देखा कि किस तरह से जो पोएम है वो डिस्क्राइब करते हैं एक पिलग्रिमेज की लाइफ को, जो हेवन के टुवर्ड कैसा होता है और स्पीकर कैसे प्रिपेयर करते हैं अपने इस डेथ को, स्पिरिचुअलिटी ऑफ इस डेथ कैसे, और गॉड से कैसे बातें करते हैं। दूसरा इसका थीम है क्रिश्चियन फेथ एंड होप इन आफ्टर लाइफ, कि जो पोएट है वो दिखाते हैं डीप फेथ इन सैल्वेशन थ्रू क्रिस्ट एंड ही होप फॉर एटर्नल पीस एंड जॉय, कि डेथ के बाद मुझे वो एटर्नल पीस और जॉय मिल जाए। साथ ही साथ आपने देखा कि कैसे रिजेक्शन और अर्थली करप्शन, जो अर्थ पे करप्शन होती है, डायरेक्टली तो नहीं बट इनडायरेक्टली जो पोएट है ये हमें ये चीज दिखाना चाहते हैं जब वो बोलते हैं कि जस्टिस हेवन में तो डिले ही नहीं होता है, ये चीज तो अर्थ पे ही होती है, जो बड़े और छोटे में डिफरेंस देखा जाता है। और कुछ इस तरह इस पोएम के थ्रू ये पावरफुल मैसेज भी दे रहे हैं और अपने इस जर्नी को बता भी रहे हैं कि हेवनली जर्नी कुछ ऐसी होती है, अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो आप
जब हेवन में जाओगे तो वो बिल्कुल इतना प्यारा और सुंदर सा होगा जिसे पोएट ने डिस्क्राइब करा है। और दिस इज हाउ द पोएम एंड्स एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।